जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम अग्निवीर भर्ती परीक्षा की निःशुल्क आपको तैयारी करवा रहे हैं। साथियों, हम मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में हमने इससे पहले बहुपद वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है रैखिक समीकरण। साथियों, रैखिक समीकरण क्या होती है? हमने इससे पहले आपको बहुपद में रैखिक बहुपद के बारे में बताया था। आज हम समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, समीकरण को जैसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इक्वेशन। क्या बोला जाता है? इक्वेशन। अब इक्वेशन का क्या मतलब होता है? अगर हम शब्द पर ही फोकस करें तो इक्वेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, यानी कि जहां पर इक्वलिटी पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। समीकरण में क्या होगा? हमें समीकरण जहां भी हम कहेंगे कि ये समीकरण है, हमें वहां पर बराबर का चिन्ह देखने को मिलेगा, यानी कि इक्वलिटी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? इक्वलिटी। हमें इक्वलिटी देखने को मिलेगी, यानी कि किसका सिंबल मिलेगा? हमेशा बराबर का सिंबल मिलेगा। जहां पर हमें इक्वल का साइन मिलेगा, हम कहेंगे कि हाँ, ये क्या है? इक्वेशन है। ये क्या है? समीकरण है। अब हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले वो है रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन। देखिए, रैखिक समीकरण क्या होती है? रैखिक समीकरण में हम उस पद को रैखिक समीकरण कहेंगे, या उस समीकरण को रैखिक समीकरण कहेंगे जिसमें चर की जो अधिकतम घात होती है वो एक होती है। चर की अधिकतम घात कितनी होगी? एक। अब चर क्या होता है और अचर क्या होता है? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, मैं एक बार फिर बता देता हूं। चर हम उसको बोलते हैं जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, यानी कि जिसमें हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे, चर वो है उसमें हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो समीकरण का मान क्या कर देता है? बदल देता है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी कि अपने पास जो रैखिक समीकरण आएगा वो कितने चर का आएगा? दो चर का, यानी कि उसमें कितने चर होंगे? दो चर होंगे। चलिए, समीकरण जो हमारे पास सामने लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब ये समीकरण क्यों हुआ? क्योंकि किसका साइन है? इक्वल, यानी कि इक्वलिटी यहां पर है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ये क्या कहलाता है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है। ये अपने को याद रखना है कि ये जो, सॉरी थोड़ा और आगे बढ़ाना था, ये जो दिया हुआ है ये हमारे पास क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का क्या है? व्यापक रूप है। ठीक है, यानी कि ये वाला मैं इसको कर ही देता हूं। ये लो, ये क्या है? व्यापक समीकरण है। किसका? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब देखिए, दो चर इसमें कौन कौन से हैं? पहला तो क्या हुआ? x, और दूसरा क्या है? y। बताया था मैंने, ये क्या है? x, ये y। ये दोनों जो हैं इसमें दोनों क्या है? चर हैं। अब यहां पर इस समीकरण में दो चर हैं, इसलिए इसको क्या बोला? दो चरों वाली रैखिक समीकरण। ये c क्या है? ये अचर पद है। c को हम क्या बोलेंगे? अचर पद। x और y को क्या बोलेंगे? चर। c क्या है? अचर पद। और ये a क्या है? a इस x का क्या है? गुणांक है। और b क्या है? y का क्या है? गुणांक है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो ताकि याद भी रहे हमें। देखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपकी जानकारी के लिए। यहाँ पर जो चर होंगे वो है क्या? x एंड y। ये x और y क्या है? चर है। अचर जो है वो c। यह c क्या है? अचर। ये 0 भी वैसे तो अचर ही है, पर इस पर यह c क्या है? अचर है। और ये जो a है, ये a है x का गुणांक, या कोफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में, और b जो है वो है y का गुणांक। ठीक है, a तो किसका गुणांक? x का। b किसका? y का गुणांक। अब देखिए, जहां ये जो हमारे पास व्यापक समीकरण दिया, व्यापक रूप दिया हुआ है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, उसमें ये जो a b c हैं, यानी कि a b c हैं, ये कौन सी संख्याएं होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है,
और a का मान 0 नहीं हो सकता और b का मान भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम यहाँ पर जैसे हमारे पास ये जो समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, अगर मैं यहाँ पर a बराबर 0 कर दूँ, a बराबर क्या रख दूँ 0, तो ये तो 0 से x गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये पूरा पद ही क्या हो गया 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या मिला फिर बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब ये जो मिला इसमें दो चर हैं क्या? नहीं, इसमें तो हमें एक ही चर नजर आ रहा है सिर्फ y। जब एक ही चर y नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण नहीं हुई। अगर यहाँ पर a को हमने 0 के बराबर रख दिया तो हमारे पास ये पूरी टर्म ही क्या हो गई 0, इसलिए हमें सिर्फ एक ही चर मिला। सेम वैसे ही अगर मैं b की जगह भी 0 रख दूं तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी भैया 0। जब ये वाली टर्म 0 हुई तो फिर मेरे को सिर्फ क्या मिला ax प्लस सी बराबर 0 मिला, वापस एक ही चर मिला। जब एक ही चर मिला तो फिर वो वापस दो चरों वाली रैखिक समीकरण नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जो व्यापक रूप है, इस व्यापक रूप में ये जो a b c हैं, ये a b c वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए और a 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। हर एक एक चीज़, एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कराया, सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। अब आगे हमको क्या करना है, ये जो रैखिक समीकरण हैं इनको हल कैसे किया जाता है इसकी जानकारी हम आगे लेने वाले हैं। देखिए, रैखिक समीकरण के हल की शर्त। रैखिक समीकरण के जो हल होते हैं उन हल को करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या शर्तें होती है, वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख रखी है। इनको फॉलो करते हुए भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा, रैखिक समीकरणों के हल मिलेंगे। देखिए, पहला जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये एक समीकरण है। कौन सी वाली? दो चरों वाली रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों है? क्योंकि अचर पद जो है उनकी अधिकतम घात क्या है? एक है। चाहो तो आप वहां पे लिख भी सकते हो, किसको कहेंगे हम? अधिकतम घात क्या होगी? एक होगी। अधिकतम घात क्या होगी? एक। किसकी? चर की। यानी कि चर की जो अधिकतम घात है वो क्या होगी? एक होगी। इसलिए हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। दो हमारे पास यहाँ पर रैखिक समीकरणें दी हुई है। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो समीकरणें हैं, तीन यहाँ पर कंडीशंस दी हुई है, तीन शर्तें हमें दी हुई है। ये तीनों शर्तें हमें याद रखनी है। इन तीनों शर्तों से ही हमारे क्वेश्चंस हमें सोल्व करने पड़ेंगे। अगर हमें शर्तें याद हैं तो हमें क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये बात समझ लेना। पहली शर्त क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर हमें दो समीकरणें दी हुई हैं। अब ये a1 और a2 क्या है? अभी बताया था मैंने, a1 तो किसका गुणांक है? x का। यहाँ पर इस x का गुणांक क्या है? a1 समीकरण 1 में, और a2 जो है वो इस x का गुणांक है, समीकरण 2 का गुणांक है, x का गुणांक। यानी कि एक ऊपर x का गुणांक, नीचे x का गुणांक, इधर y के गुणांक। ये किनके गुणांक हो गए? y के। तो यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि इस समीकरण के गुणांकों का अनुपात उस समीकरण के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि समीकरण का कौन सा हल प्राप्त होगा? अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2 यानी कि x के गुणांक बराबर है b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब ये है कि अगर x और y के जो गुणांक हैं, x और y के जो कोफिशिएंट है वो तो बराबर हो, उनका अनुपात तो कैसा हो? बराबर हो, लेकिन जो अचर पद हमारे पास है c1 अपॉन c2 उनके बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी दो इक्वेशन हमारे पास हैं जिनमें x और y के गुणांक तो बराबर हो रहे हैं लेकिन अचर पद बराबर नहीं हो रहे, तो हम क्या कहने वाले हैं? फिर ऐसी समीकरणों का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है
A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, यानी कि तीनों ही क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जब हमारे पास तीनों ही बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे, फिर उनके कितने हल प्राप्त होने वाले, अनंत हल प्राप्त होने वाले हैं। यह बात अपने को याद रखनी है। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए ध्यान से देखिए, समझिए, तभी समझ में आएगा। तीनों चीज़ें अपने को याद रखनी है। पहली कंडीशन अद्वितीय हल प्राप्त करने की है, दूसरी कंडीशन जो है उसमें कोई हल प्राप्त नहीं होंगे, और तीसरी कंडीशन जो होने वाली है भैया वो क्या है, अनंत हल प्राप्त होंगे। यानी कि तीन चीज़ें हमारे पास यहाँ पर हैं। पहली अद्वितीय हल, दूसरी कोई हल नहीं होगा, और तीसरी क्या है, अनंत हल। अद्वितीय हल के लिए A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अद्वितीय हल, कोई हल नहीं के लिए A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, लेकिन C1 अपॉन C2 बराबर नहीं होगा। इसको स्पेशली अपने को याद रखना है। और तीसरी कंडीशन जो अनंत हल के लिए, तो उसमें तीनों ही अपने को क्या कर देने, बराबर कर देने। ठीक है, बात समझ में आई। क्वेश्चन से और हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो है, 5x माइनस 2y बराबर 19 तथा 3x प्लस वाई बराबर 18 को हल करो। इसका मतलब क्या हुआ, हमें दो समीकरण दी हुई है। समीकरण कौन सी वाली है, ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि चर पदों की घात 1 है। ठीक है, दोनों समीकरण रैखिक है। अब इन दोनों समीकरणों को अपने को क्या करना है, हल करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने को x का मान भी निकालना है और y का मान भी निकालना है। अब देखिए रैखिक समीकरणों को किस तरह से हल किया जाता है, इसके लिए हमें ये चीज याद रखनी होगी कि इनको कैसे हल करते हैं। पहली जो हमारे पास समीकरण है 2x माइनस 5x माइनस 2y बराबर 19, इसको हम नाम दे देते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। दूसरी जो है वो है 3x प्लस वाई बराबर 18, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोनों रैखिक समीकरण हैं, ठीक है, लेकिन हमें अब इनको समझ में आ नहीं रहा कि हल कैसे करें। हम इनको ना डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, अगर डायरेक्ट जोड़ेंगे तो भी हमारा मामला थोड़ा सा उलझ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट माइनस करेंगे तो भी हमारा मामला थोड़ा सा उलझ जाएगा। तो रैखिक समीकरण जब भी होती है, हमें इन्हें हल करने के लिए सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है वो रखनी है, हमें इनके गुणांक बराबर करने होंगे। क्या बराबर करने होंगे, गुणांक। सबसे पहली जो बात हमें याद रखनी है वो है कि हमें क्या बराबर करने हैं, गुणांक बराबर करने हैं। गुणांक बराबर करने हैं। अब हम चाहे तो x के गुणांक बराबर कर लें, या हम चाहे तो y के गुणांक बराबर कर लें, क्योंकि यहाँ पर जब हम दोनों समीकरणों को देख रहे हैं तो दोनों के ही गुणांक अलग अलग हैं। तो हमारा सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमको क्या करना है, पहले गुणांक बराबर करने हैं। चलिए यहाँ पर 2y है, यहाँ पर एक ही y है, तो हम इस एक y को क्या बना सकते हैं, 2y बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण में क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो भैया, 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 को 2 में क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा किया तो ये बना 6x प्लस ये बना 2y, और ये बना 18 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 36। कितना आया, 36। ये नई समीकरण आ गई, कौन सी, समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहाँ भी 2y है, यहाँ भी 2y है। ठीक है, दोनों के गुणांक कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब जब इन दोनों के गुणांक बराबर हो गए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, दोनों के चिन्ह भी विपरीत हैं। जब चिन्ह विपरीत हैं, गुणांक बराबर है, तो मैं दोनों को क्या कर दूं, प्लस कर दूं। यानी कि समीकरण 3 प्लस समीकरण 1 से।
अब मैं क्या करने वाला हूँ, समीकरण 1 में समीकरण 3 को क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। समीकरण 1 क्या थी, 5x माइनस 2y बराबर 19 और समीकरण 2 क्या है, प्लस 2y बराबर 36। क्या किया मैंने, प्लस किया। जब प्लस करूँगा तो सिंबल चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2y से 2y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, 5x और 6x मिला के कितना x बन गया, 11x। और ये कितना आया, 9 और 6 15। हासिल का कितना लगा, 1। 1 और 1 2, 2 और 3 कितना आया, 5। तो यहाँ से x का मान कितना आया भैया, 55/11, यानी कि x का मान कितना आ गया, 5। अब हमने क्या किया, एक x का मान निकाल लिया। अब जब हमें 1 का मान मिल गया तो हम क्या करने वाले हैं, इसको किसी भी एक समीकरण में रख के y का मान निकाल सकते हैं। यानी कि अब हमें गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है। अगर हम किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं तो फिर हमें दूसरे का गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है। हम उस मान को क्या कर देंगे, सीधा वहां पर रख देंगे। देखिए अब x बराबर 5 जो आया, समीकरण कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई सी में भी रखो। हम किस में रख दो, x का मान 5 किस में रख दो, इसमें रख दो, इसमें आसान रहेगा ना, 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है, 3। x का मान कितना है, 5 प्लस y बराबर 18। ये कितना हो गया, 15 प्लस y बराबर 18। 18 माइनस 15, तो y बराबर कितना आया, 3। आगे दोनों मान, x के मान भी आगे और y के मान भी आगे। यानी कि इस तरह से रैखिक समीकरणों को हल किया जाता है। ठीक है, हमने को क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर गुणांक बराबर नहीं है तो हमें गुणांक बराबर करने हैं। गुणांक बराबर नहीं है तो गुणांक बराबर करने हैं, उसके बाद ही हम इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में, ऑल क्लियर। अगर इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं ना तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन हमें दिया हुआ है, x और y के मान दिए हुए हैं, तो हम x और y के मान ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है तो ऑप्शन से भी डायरेक्ट मान पुट करके और समीकरण को इक्वल करके हम देख सकते हैं, तब भी हमारा आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है। इस तरह लैंग्वेज के क्वेश्चन भी आ सकते हैं हमारे पास। 5 पुस्तकों तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 79 रुपये है तथा 7 पुस्तकों तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 77 रुपये हैं, तो पुस्तक का मूल्य ज्ञात करें। देखिए हमारे पास 5 पुस्तक तथा 7 कलमों का कुल मूल्य दिया हुआ है और 7 पुस्तक तथा 5 कलमों का कुल मूल्य दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, पुस्तक का मूल्य निकालना है। अब यहाँ पर हमारे पास समीकरण बनी बनाई नहीं है। अब हमको क्या करना है, समीकरण को बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए 5 पुस्तक, मैं मान लेता हूं कि पुस्तक को मैं क्या मान लूं, x, और कलम को मैं क्या मान लूं, y। कलम को मैंने क्या मान लिया, y। अब देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 5 पुस्तक यानी कि 5x प्लस 7 कलम यानी कि 7y, इसका कुल मूल्य कितना, 79। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इधर क्या है, 7x प्लस 5y 77, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हमको क्या निकालना है, ये एक पुस्तक है x और एक कलम क्या है y। अपने को पुस्तक का मूल्य निकालना है यानी कि x का मान निकालना है। अब देखिए दोनों चीजें जब हम देख रहे हैं, इन दोनों में ही जो चर है उनके गुणांक अलग अलग हैं। अपना काम क्या है, उनके गुणांकों को समान करना। इन दोनों में से किसी भी एक गुणांक को इक्वल समान कर दो। इधर 5x है, इधर 7x है। अब हम चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें तो किससे गुणा कर दो, 7 से, और इसमें किससे गुणा कर दो, 5 से। चलिए करते हैं। समीकरण 1 में
7 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 7 से गुणा किया, कितना आएगा, 7 को 5 से किया 35x, इधर 7 को 7 से किया 49y, और यहाँ पे क्या आया 79 गुणा किससे किया, 7 से। तो 79 को 7 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 6, 7 7 49 और 6 55, कितना आया 553। तो चाहो तो डायरेक्ट 553 भी लिख सकते हो। गुणा देख लेना भैया एक बार, है ना, 9 7 63, 6 9 7 7 49 और 6 55। अब देखिए ये आ गई अपने पास समीकरण नंबर कौन सी, तीसरी। अब क्या करना है, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, थोड़ा ज़्यादा घूम गया है ना, समझ जाना। चलिए अब इसमें 5 से किया तो ये भी कितना हो गया 35x प्लस 25y प्लस 77 को 5 से कर दो, 7 5 35, 3 7 5 35 और 3 38, कितना आया 385। ये समीकरण नंबर क्या आ गई 4। ठीक है, देखो वही दो समीकरण हो गई हमारे पास, यहाँ भी 35x हो गया, यहाँ भी 35x हो गया। अब दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, दोनों को क्या कर दो, माइनस। समीकरण 3 में से क्या कर दो, 3 माइनस 4, यानी कि समीकरण 3 में से क्या कर दिया हमने, 4 को घटा दिया। 3 क्या है 35x प्लस 49y बराबर 5 5 3, और ये कितना हुआ 35x प्लस 25y बराबर 3 8 5। अब देखिए माइनस कर रहे हैं, जब हम माइनस करेंगे तो हमारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये तो क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। 49 में से अब क्या जाएगा 25 जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस था क्या हो गया माइनस, यानी कि अपने को क्या करना है माइनस करना है। 9 में से 5 गए तो 4, तो कितना आया 24y। अब देखिए 553 में से 385 अपने को क्या करने माइनस करने, ये यहाँ पर 3 में से 5 जाएगा नहीं, इसको उधार देना पड़ेगा, कितना हो गया 13, 13 में से 5 गए तो 8। अब यहाँ पे कितना बचा था 4, 4 बचा था, एक फिर इधर से ले जाएगा, कितना हो गया 14, 8 है। अब 14 में से 8 गए तो कितने बचे 6, यहाँ पे 4 बच रहे थे, कितना आया 168, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी 168 बटा 24, 24 उधर चला जाएगा। अब हम किससे काट सकते हैं, 12 से काट दो, 12 से 2 बार, 12 से 12 1 12, 4 बचा, 12 1 12, 24 4 बार, कितना आया 7। तो y का मान कितना आ गया 7 आ गया अपने को। अच्छा कलम का आ गया, कोई बात नहीं। अब y का कलम का आ गया अपने को, अब किसका निकालना है, पुस्तक का निकालना है। तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, अपने पास किसका आ जाएगा पुस्तक का आ जाएगा। थोड़ा सा अपने को ये ध्यान रखना है कि पुस्तक का निकालना था x का, तो अपने को फिर क्या करना था y के कोफिशिएंट बराबर करने थे। मेरे दिमाग में था कि कलम निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हमें पुस्तक का निकालना है यहाँ पर, तो अब मैंने जैसे ये x के कोफिशिएंट बराबर किए, x के गुणांक बराबर किए, तो हम चाहते हैं तो y के भी कर सकते हैं, ऐसे भी अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे हम डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते। अब हमको क्या करना है, y को किसी भी एक समीकरण में रखना है और हल प्राप्त कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न है 5x प्लस 8y बराबर 10 तथा 3x प्लस ky बराबर 12 को हल नहीं कर सकते हैं तो k का मान ज्ञात करें। अब देखिए वो शर्तों पे आधारित प्रश्न है, ये जो शर्तें मैंने आपको बताई थी उस पर आधारित प्रश्न है। हमको सबसे पहला क्या दिया है, हल नहीं कर सकते, यानी कि हल नहीं कर सकते उसकी कंडीशन क्या होती है, सेकंड नंबर वाली। पहली क्या थी अद्वितीय हल वाली, दूसरी थी हल नहीं कर सकते, और तीसरी क्या थी अनंत हल वाली।
तो पहली कंडीशन में तो क्या था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरी कंडीशन में क्या था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब अपने को यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। k क्या है, y का गुणांक। तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ हल नहीं कर सकते, ये लिख सकते हैं हम, हल नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते हैं, अतः a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। ठीक है, यही होती है कंडीशन। चाहो तो आप लोग देख सकते हो एक बार, ये देखो कोई हल नहीं होगा, यानी कि हल नहीं कर पाएंगे, कोई हल नहीं होगा, a1/a2 b1/c1/c2। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, बस मान रख देना है। यहां पर a1 क्या हो जाएगा 5, a2 क्या हो जाएगा 3, b1 क्या हो जाएगा 8, b2 क्या हो जाएगा k। अब अपने को k का ही मान निकालना है तो उनको लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, k इधर आया, गुणा हो गया 8, 3 से गुणा हो जाएगा, k का मान निकालना है तो 8 गुणा 3/5। ठीक है, तो k का मान क्या आ गया भैया 24/5। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। इसको अपन ने क्यों नहीं किया, क्योंकि अपने को k का ही मान पूछ रहा था, हमने डायरेक्ट ही क्या कर दिया, a1 ये क्या हो जाएगा a1 वो a2। ठीक है, ये b1 ये b1, b2 की जगह क्या है k। यहां पर हमने क्या किया, वज्र गुणन कर दिया। क्या किया, वज्र गुणन, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया। k का मान निकालना था, 5 कहाँ चला गया, नीचे चला गया, तो कितना आया 24/5। ठीक है, इस तरह के प्रश्न कर लोगे। एक और प्रश्न है, समीकरण kx प्लस 4y बराबर 8 और 8x प्लस 5y का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अब यहाँ पर कौन सा हल प्राप्त हो रहा है, अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है। अद्वितीय हल प्राप्त होने की हमारी जो कंडीशन थी, जो शर्त थी, वो क्या थी, अद्वितीय हल कौन से नंबर पर था, ये पता है, फर्स्ट वाले नंबर पर, a1 a2 b1 b2 क्या था, नॉट इक्वल टू, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं थे। देख लो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अद्वितीय हल के लिए। ठीक है, इसका मतलब अब हमें क्या निकालना है, k का मान निकालना है। a1 कितना है यहाँ पर k, a2 कितना है 8 नॉट इक्वल टू b1 कितना है भैया 4, b2 कितना है 5। वही क्या करोगे, वज्र गुणन करोगे, 5 गुणा k नॉट इक्वल टू 4 गुणा 8। तो k क्या आया 4 गुणा 8 5, यानी कि 32/5। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि k की 32/5 के अलावा 32/5 के अलावा सभी मान क्या है, संभव है। लेकिन k का ये मान क्या नहीं हो सकता, यानी कि 32/5 नहीं हो सकता इन दोनों रेखिक समीकरणों में। कुल मिला के बात यह है, अपने को जो रेखिक समीकरणों की शर्तें हैं, तीनों शर्त याद होनी चाहिए। अद्वितीय हल की शर्त याद होनी चाहिए। ठीक है, कोई हल नहीं होगा उसकी शर्त याद होनी चाहिए, अनंत हल होगा उसकी भी शर्त अपने को याद होनी चाहिए। अगर हमें तीनों शर्तें याद हैं तो हम डायरेक्ट अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये थी रेखिक समीकरण, दो चरों वाली रेखिक समीकरण, और उनके हल कैसे निकालते हैं हमने उसके बारे में चर्चा की। अब अगले टॉपिक में हम द्विघात समीकरण के और उसके हलों के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखिए पूरे ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत।